नमस्कार, वेल्डन इंडिया के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिक्षक हमारे देश में बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इस देश के बच्चों के विकास में उनका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। हर वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के शिक्षकों को उनके शिक्षण के लिए सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2024 में भी झारखंड से एकमात्र शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी को उनके शिक्षण कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह सिर्फ बोकारो चंदन क्यारी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। आज के इस अंक में हम मिलने जा रहे हैं संस्कृत को रोमांचकारी तरीके से पढ़ाने वाली शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी जी से। कहते हैं ज़िंदगी एक यात्रा है और हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में यात्रा करनी पड़ती है। और इसी यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं झारखंड राज्य के बोकारो जिला स्थित +2 उच्च विद्यालय चंदन क्यारी में। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो क्लासरूम्स हैं जिसे ट्रेन का स्वरूप दिया गया है, रेलगाड़ी का स्वरूप दिया गया है। हर एक डिब्बा क्लासरूम है और इसी खूबसूरत से विद्यालय की शिक्षिका से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आइए मुलाकात करते हैं राष्ट्रपति सम्मानित शिक्षिका डॉक्टर श्रीमती आशा रानी जी से। सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। हर किसी का बचपन अलग अलग रंगों से सजा होता है। किसी के बचपन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं और उनके माता पिता उन्हें किसी न किसी तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उन कठिनाइयों से निकलकर बच्चों की जिंदगी संवर सके। पहले जहां परिवार बड़ा हुआ करता था और कमाने वाले सिर्फ एक होते थे, तब बच्चों की परवरिश में बहुत सारी कठिनाइयां आती थी और बच्चे भी इस बात को समझते थे कि उन्हें जीवन में पढ़ लिख कर कुछ करना है और आगे बढ़ना है, जिससे उनका जीवन संवर सके। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए बच्चे बहुत सारे अनुभव समेटे हुए अपने जीवन में कुछ करने की चाहत रखते हैं। तो हम आ चुके हैं डॉक्टर आशा रानी। आइए आप सभी को रूबरू कराते हैं इनकी जिंदगी की विभिन्न पहलुओं से। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम, दर्शक जानना चाहते हैं आपके बचपन के बारे में, आपकी बचपन कैसे बीती? जहाँ तक मेरे बचपन की बात है तो मैं बताना चाहूँगी कि हम अपने माता पिता की 5 बहनें हैं। हम लोग, हमारा कोई भाई नहीं है। तो बचपन से ही मैंने देखा माता पिता को हमारे लिए संघर्ष करते हुए। पिताजी अकेले पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी, जैसी भी थी, माता पिता ने बचपन से ही सिखाया कि जो कुछ भी अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और ईमानदारी की रोटी खानी चाहिए। मैं जब विद्यालय में पढ़ती थी, मैं बताना चाहूँगी कि कक्षा 5वीं के बाद मैं कक्षा 7वीं में आई। मैं कक्षा 6 नहीं पढ़ी क्योंकि मैं कक्षा में अक्सर प्रथम आती थी। तो मेरे माता पिता का कहना था, हमारे टीचर का भी कहना था कि इनको एक क्लास का प्रमोशन दे देते हैं। तो मैं कक्षा 5वीं से डायरेक्ट 7वीं में आ गई। तो जब 7वीं कक्षा में मैं दूसरे विद्यालय में गई थी नामांकन कराने के लिए, तो मेरी एक दीदी मेरे साथ लेकर वहाँ गई मुझे नामांकन कराने के लिए। तो मैं वहाँ की एक बात शेयर करना चाहूँगी कि 7वीं कक्षा में जब मेरे नामांकन की बात हुई तो उन लोगों ने मेरा रिजल्ट कार्ड देखा
कि मैं 5वीं पास करके आई हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि इनका नामांकन तो क्लास 6 में होना चाहिए, 7 में क्यों करवाना चाहते हैं। तो मेरी दीदी बोली कि नहीं 7 में ही करवाना हम लोग चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि टेस्ट लिया जाए, अगर टेस्ट में ये पास करेंगे तो इनका हो जाएगा नामांकन। तो उन लोगों ने मुझसे एक टेस्ट लिया, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मैथ में मैं अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि मैथ में वही आया था जो कि क्लास 6 में जहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना, और वो मैंने कक्षा 5 में पढ़ा ही नहीं था, तो उसमें मैं अच्छा नहीं की। तब टीचर ने कहा कि इनका 7 में नामांकन नहीं हो सकता है, इनको मिडिल स्कूल में करवा दीजिए। लेकिन मेरी भी जिद थी कि मैं 7 में जाऊँ, और मेरी दीदी का भी कहना था कि इनका होना चाहिए। तो वो बोली कि ठीक है, नामांकन ले लीजिए, अगर हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा नहीं करेंगी तो इनको फिर से मिडिल स्कूल में क्लास 6 में कर दिया जाएगा। तो इसी शर्त पर मेरा नामांकन वहाँ पर ले लिया गया। वो स्कूल है हजारीबाग का जदुनाथ गर्ल्स स्कूल। तो नामांकन ले लिया गया। उसके बाद हाफ ईयरली का जब रिजल्ट निकला तो उसमें मैं पूरे क्लास में प्रथम आई। तो उस समय से सभी टीचरों का मेरे प्रति बहुत ही स्नेह और प्यार बढ़ने लगा। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे अनेक भाषाओं का विकास हुआ। संस्कृत से ही संस्कृति उत्पन्न हुई है। हमारे बच्चों में उनके चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। कि जब मैं टीजीटी में जब मेरी बहाली हुई, उसके पहले तो मैं डीएवी में थी। तो डीएवी में तो संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ते ही थे बच्चे, और जब मैं टीजीटी के रूप में तेलुगु में मेरी पोस्टिंग हुई तो 9-10 में अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत होता ही है। तो बच्चे संस्कृत सभी का था, तो मैं वहाँ पढ़ाती थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई +2 में 2012 में, तो चूँकि मेरी नियुक्ति कक्षा 11-12 के लिए हुई थी और उसमें मुझे संस्कृत पढ़ाना था, तो यहाँ पर मैंने देखा कि 9-10 के बच्चे तो संस्कृत पढ़ते ही हैं, लेकिन कक्षा 11-12 में मैंने देखा कि मात्र एक विद्यार्थी था। तो उस समय मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरी पोस्टिंग 11-12 के लिए हुई है पीजीटी शिक्षिका के रूप में, और यहाँ तो संस्कृत के बच्चे ही नहीं हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगी। तो यह जो बात थी वह मेरे लिए एक चुनौती बन गई। बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इसको मैंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और मैं यह पता लगाने का प्रयास किया कि बच्चे संस्कृत पढ़ते क्यों नहीं। तो जब मैंने बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि बताइए आप लोग संस्कृत क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि मैम संस्कृत बहुत कठिन लगता है, हम लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मैंने बच्चों से विशेष रूप से बात की, बच्चों के अभिभावकों से भी मिली, और इस क्रम में मैंने देखा कि यहाँ के अधिकतर बच्चे बंगला बोलते हैं, बंगला भाषी हैं। और जैसा कि यह सभी सर्वविदित है कि बंगला भाषा संस्कृत से काफ़ी मिलती जुलती है। ऐसे तो सभी भाषाएं संस्कृत से मिलती है, क्योंकि संस्कृत जननी है, सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन बंगला भाषा काफ़ी संस्कृत से मिलती है। तो मैंने इसी का लाभ उठाया और बंगला के साथ संस्कृत को एकीकृत करके संस्कृत शिक्षण आरंभ किया। और जैसा कि हमारी नई शिक्षा नीति भी कहती है कि बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, तो मैंने जब एकीकृत किया बंगला के साथ संस्कृत को, उस समय शिक्षा नीति बनी नहीं थी। ये काम मैंने 2012 में किया था, और शिक्षा नीति 2020 अभी बनी है और उसमें भी यही बात लिखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने बच्चों को संस्कृत के प्रति प्रेरित किया। मैंने बच्चों से कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि संस्कृत कठिन है, क्योंकि संस्कृत तो आप लोग बोलते हैं। तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग बोलते हैं, वो कैसे मैम। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग पानी को क्या कहते हैं। बच्चों ने कहा जल कहते हैं। मैंने कहा कि संस्कृत में भी जल ही कहते हैं। मिठाई को क्या कहते हैं। बच्चों ने कहा मिष्टी। मैंने कहा संस्कृत में भी मिष्टी कहते हैं। बच्चे किसी चीज़ को दिखाकर कहते थे एटा की, मैंने तुरंत उसको एकीकृत किया संस्कृत के साथ, एतत् किम। बच्चे कहते थे तुम्हार नाम की, मैंने कहा कि बस थोड़ा सा अंतर है, बोलिए तव नाम किम। तो इस तरह से मैंने बंगला और संस्कृत को एकीकृत किया और बच्चों के सामने रखा।
सरल सरल वाक्य बनाने के लिए बच्चों को मैंने कहा कि आमी, पहले मैंने कर्ता, बांग्ला की कर्ता और संस्कृत के कर्ता को मिक्स किया और इसके तहत मैंने बच्चों को सिखाया आमी अहम तुमी त्वम आम्रवयम संस्कृतम। आमी का अर्थ होता है अहम, यानी कि मैं। तो बच्चे जब बोलते हैं बांग्ला में आमी, संस्कृत में उसके साथ होता है पठामी, मैं पढ़ती हूँ, अहम पठामी। तो मैंने बच्चों को कहा कि आमी के साथ संस्कृत में आमी ही लगता है। तो इस तरह से बच्चे सहज रूप में इसको लिए और छोटे छोटे वाक्य बनाने लगे। जैसे पहले मैंने बच्चों को कहा कि आप बोलिए आमी पठामी, फिर मैंने आमी को कन्वर्ट किया अहम के साथ और अहम पठामी। बच्चों ने कहा कि आमी लिखामी, मैंने कहा अहम लिखामी। इस तरह से बच्चे सीखते चले गए। किसी भी देश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का कार्य शिक्षक करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। बचपन से ही मेरे रिपोर्ट कार्ड में हर जगह 1 ही लिखा हुआ है, प्रथम, किसी में द्वितीय नहीं लिखा हुआ है। डायरेक्ट जब मैं मैट्रिक पास की तो उस समय 87 में जब मैट्रिक पास की तो उस विद्यालय का ऐसा बैड लक कि कोई भी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुए। तो उसी समय मेरा प्रथम जो सेकंड हुआ, उसके बाद इंटर में भी मेरा प्रथम स्थान रहा और ग्रेजुएशन में चूँकि उस समय मेरी शादी हो गई थी तो ससुराल आना जाना, उसी बीच बच्चे भी हुए तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही, पढ़ नहीं पाई। तो उसमें भी मेरा सेकंड क्लास ही रहा और एमए में उसके बाद फिर प्रथम ही रहा। तो एक बचपन की एक बार और बात मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं 5वीं कक्षा पास करके जिस विद्यालय में आई थी, सप्तम में नामांकन हुआ था, तो एक संस्कृत की शिक्षिका थी अनिमा मैम। तो वो संस्कृत जब पढ़ाती थी तो वहाँ का ये ट्रेंड था कि एक बार मैम पढ़ा देती थी तो सारे बच्चे बोलते थे कि मैम एक बार और जब मैं गई वहाँ पर, मैं पहले दिन जब वहाँ की क्लास की तो मैम ने पूछा पढ़ाने के बाद कि क्या सबको समझ में आ गया? तो सारे बच्चों ने कहा कि मैम एक बार और। केवल एक मैं थी जो मैं बोली कि मैम मुझे समझ में आ गया। तो मैम भी आश्चर्यचकित हो गई, बोली समझ में आ गया? बोली जी मैम। तो बोली चलिए उठ करके बोलो। तो मैं उठी और जो मैम पढ़ाई थी उसको मैंने अच्छी तरह से बता दिया। तो मैम भी बहुत ही प्रभावित हुई और उस दिन के बाद से ये ट्रेंड खत्म हो गया कि मैम एक बार और। एक ही बार मैम पढ़ाती थी और सारे बच्चे उसको समझने का प्रयास करते थे। तो संस्कृत में मेरी रुचि बचपन से ही थी। बचपन से ही जब मैं कभी संस्कृत श्लोक सुनती थी, गीत सुनती थी तो मैं उसे गाती थी और करती थी। विद्यालय में मैं स्कूल कैप्टन भी रही थी। मेरी शिक्षा जो है वो हजारीबाग से ही हुई है। बचपन में 5वीं तक मैं बिहारी गर्ल्स बालिका विद्यालय से, 7वीं कक्षा से 10 मैट्रिक तक मैंने जदुनाथ गर्ल्स हाई स्कूल से, और कॉलेज मेरी केबी वुमेंस कॉलेज से हुई है और बीएड मैंने किया है धनबाद अलीकरा कॉलेज से और पीएचडी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से की हुई। शिक्षित व्यक्ति किसी न किसी कार्य में लगकर अपने परिवार के आर्थिक बोझ को कम करता है। इसी तरह डॉक्टर आशा रानी अपने परिवार की आर्थिक तंगी को कम करने के लिए शिक्षण कार्य में लग गई, जिसका अनुभव उन्हें बच्चों को पढ़ाने में काम आया। विभिन्न तरह के तरीकों से वैसे बच्चे जो संस्कृत में कमजोर हैं, उन्हें उन्होंने आसान बनाकर उन बच्चों को संस्कृत के प्रति रुझान बढ़ाया। जहां संस्कृत भाषा के विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, उनके अनुभव के कारण आज संस्कृत विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। कभी गीत के माध्यम से, कभी सस्वर वाचन के माध्यम से, कभी अभिनय के माध्यम से, कभी नृत्य के माध्यम से, कभी नाटक के माध्यम से मैंने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया। कक्षा में भी अभिनय करके मैं बच्चों को सिखाती हूँ। तो ऐसा देखा जाता है कि दृश्यम, मैंने बच्चों के सामने दृश्यम पिक्चर आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो देखा जाता है वो मानस पटल पर छप जाता है। कोई चीज़ अगर हम बच्चों को बोलते हैं, उसके स्थान पर अगर दिखाते भी हैं तो बच्चे उससे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो मैं करके बच्चों को दिखाती हूँ। जैसे मुझे कहना होता है कि बालिका नृत्यति, तो मैं नाचती हुई बालिका को सामने में दिखाती हूँ और कहती हूँ कि बालिका नृत्यति। बालिका खादति,
तो मैं खाती हुई बालिका को या बालक को दिखाती हूँ। तो जो भी क्रिया करते हुए मैं दिखाना चाहती हूँ उसके साथ साथ मैं या तो फोटो दिखाती हूँ या वीडियो में क्लिप दिखाती हूँ या साक्षात बच्चों को सामने लाकर या स्वयं करके मैं वो गतिविधि करके बच्चों को दिखाती हूँ। तो इस तरह से बच्चे संस्कृत सीखते गए। तो केवल मेरा उद्देश्य केवल संस्कृत सिखाना नहीं था। मेरा मुख्य उद्देश्य संस्कृत शिक्षिका होने के नाते मेरा मुख्य उद्देश्य था संस्कृत के माध्यम से बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास करना। क्योंकि पहली बार जब मैं यहाँ आई थी इस विद्यालय में तो मैंने बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्यों की कमी देखी थी। बच्चों में ही नहीं, यहाँ तक यह जो विद्यालय है इसको अगर हम यूँ कहें कि यह असामाजिक तत्वों का अखाड़ा था तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि पहले हमारे विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं था, चारों तरफ से खुला हुआ था, कोई भी कहीं से भी विद्यालय में प्रवेश कर जाते थे। तो ऐसा होता था कि पहले कुछ मनचले लड़के विद्यालय में प्रवेश कर जाते थे, विद्यालय बेला में कहीं से भी घुस गए। और अगर हम लोग मना करते थे तो कई बार झगड़ा भी हुआ, झगड़ा भी करते थे लोग। तो इसको बहुत बोलने के बाद भी ये गतिविधि नहीं रुकी। अभिभावक बच्चियों को विद्यालय भेजने से डरते थे। हम लोग जब सुबह सुबह स्कूल आते थे तो चापाकल के पास अजीब स्थिति में लोगों को नहाते हुए देखती थी, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था। कुछ जेंट्स आकर यहीं पर स्नान करते थे, तो ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था। और बच्चे भी टीचर से बहस करते थे, झूठ बोलते थे, मतलब कहा जाए कि संस्कार की कमी थी। तो मैंने सोचा कि संस्कृत के माध्यम से इनका चरित्र निर्माण करना चाहिए, इनमें संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। क्योंकि यह बात हमारी नई शिक्षा नीति भी कहती है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास नहीं बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का, जीवन मूल्यों का विकास होना चाहिए। इसी उद्देश्य को मैंने अपनाया और मैंने अपनाया 2012 में। हमारी शिक्षा नीति अब आई है। तो ये मैं कहना चाहूँगी या ये बोलते हुए मुझे खुशी होती है कि जो काम मैं पहले की, मेरे द्वारा पहले किया गया, वो सब बातें अभी मैं लिखा हुआ देख रही हूँ नई शिक्षा नीति में, और इसे नवाचार का नाम दिया गया है। लेकिन मुझे ये नवाचार नहीं लगता है क्योंकि मैं इसे बहुत पहले से करती आ रही हूँ। तो धीरे धीरे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए मैंने संस्कृत के वैसे श्लोकों को चुन चुनकर बच्चों के सामने रखा जिससे जीवन मूल्यों की शिक्षा मिलती है। डॉक्टर आशा रानी बहुत ही कम उम्र से ही बच्चों को पढ़ाने का काम करती रही हैं। शुरुआती दौर में जब इन्होंने पढ़ाने का कार्य शुरू करना चाहा तब इन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे स्कूलों में इन्हें शिक्षण कार्य करने के लिए मना किया गया। कारण यह था कि यह खुद भी बहुत छोटी थीं और लोगों को लगता था कि एक बच्ची शिक्षण कार्य कैसे करेगी। परंतु जब इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तब सबों ने यह माना कि हाँ, इनमें एक शिक्षक के गुण हैं और वहीं से इनके शिक्षक बनने की यात्रा शुरू हो गई। जब मैट्रिक पास की थी 88 में मेरा रिजल्ट आया था और 88 के लास्ट में यानी कि 89 में बोलिए तो मैं स्कूल में ज्वाइन कर ली थी। तो जब मैं पहली बार स्कूल गई थी एक शिक्षिका के रूप में इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ के हेडमास्टर ने मुझे देखा। उस समय भी मेरी दीदी मेरे साथ गई थी। तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि आप इसके लिए आए हैं टीचर का इंटरव्यू दिलाने, ये तो खुद बच्ची है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया कि ये तो खुद बच्ची है, ये क्या पढ़ाएगी। तो तब मेरी दीदी बोली कि सर आप रख कर देखिए, आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है और ये कॉलेज में पढ़ना चाहती है तो कुछ धनार्जन हो जाएगा, तो आप रख कर देखिए, अगर अच्छा नहीं करेगी तो आप हटा भी सकते हैं। तो जहाँ पर मेरी पहली बार मैं गई थी वहाँ नर्सरी, केजी, अपर केजी 1, 2 ये 5 क्लास थे। तो कुछ ही दिनों के बाद जब मैं वहाँ पढ़ाना शुरू की तो पहले तो मुझे नर्सरी क्लास में भेजा गया और कुछ ही महीना भी नहीं बोलूँगी, कुछ ही सप्ताह के बाद मुझे सबसे सीनियर क्लास जो कि वहाँ क्लास 2 था उसका मुझे क्लास टीचर वहाँ पर बना दिया गया। और वहाँ के प्रिंसिपल काफ़ी प्रभावित हुए। वहाँ पर सबसे जूनियर मैं थी, शिक्षा में भी
और उम्र में भी। लेकिन वहाँ के जो हेड सर थे वो मुझे बहुत ही पसंद करते थे, इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाने के साथ साथ उस समय से ही विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी करवाती थी और बच्चों का चहुमुखी विकास जिससे हो, बच्चों का सर्वांगीण विकास जिससे हो। पता नहीं ये टैलेंट मेरे में जन्मजात था या भगवान का दिया हुआ था। बचपन से ही ये दिमाग में आता था कि बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए, ऐसे सिखाना चाहिए, और मैं सिखाती थी और सारे लोग काफ़ी प्रभावित रहते थे। उसके बाद उसी विद्यालय में मैं थी, इंटर पास की मैं, बीच बीच में मैं कॉलेज जाती थी। तो वहाँ के प्रिंसिपल इतने प्रभावित थे कि जब मेरा क्लास होता था, उस समय मैं बता दूं कि +2 स्कूल नहीं था, मैट्रिक के बाद ही हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। तो जब मेरा क्लास चलता था, उन्होंने मुझसे रूटीन मांगा था कि आपका क्लास का रूटीन क्या है। रूटीन के अनुसार वो मुझे स्कूल से छोड़ देते थे कि आप जाइए कॉलेज से क्लास करके आइए। और मैं इस तरह से मैंने पढ़ाई की। मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी और कॉलेज में भी। इंटर में भी मेरा फर्स्ट डिवीज़न हुआ। पार्ट 1 के बाद मेरी शादी हो गई तो मैं स्कूल छोड़ दी और पुनः मैं विद्यालय में, एक विद्यालय में मैं गई, रामेश्वर आयुर्वेदिक विद्यालय, जो कि हजारीबाग में है। वहाँ मैं जब गई थी उस समय जस्ट मैं इंटर पास थी, पार्ट 2 में पढ़ रही थी, लेकिन मैं ग्रेजुएशन मैंने पूरा नहीं किया था। तो वहाँ पर भी वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए। मैं वहाँ शादी से पहले ही गई थी और शादी की जब बात हुई तो मैंने स्कूल में लिखा रिजाइन करने के लिए कि अब मेरी शादी होने वाली है तो मैं स्कूल छोड़ना चाहती हूँ। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि बेटी है तो ससुराल तो जाएगी ही, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक ही शर्त पर कि शादी के बाद फिर से इस विद्यालय में आना है। तो मैं तो स्कूल छोड़ दी और शादी के बाद मैं कुछ दिन मायके में ही थी। एक बाबू भी था, 4 महीने का उस समय हो गया था, तो मुझे फिर से विद्यालय में बुलाया गया। तो सब लोग मना किए कि छोटा बच्चा है, ये नहीं पढ़ा पाएगी, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि वो बच्चे को लेकर विद्यालय आए, हम लोग बच्चे को संभालेंगे, लेकिन वो कुछ समय स्कूल में दे। वह विद्यालय अभी दूसरे नाम से वो परिवर्तित हो गया है, पहले उसका नाम था रामेश्वर आयुर्वेदिक विद्यालय। तो मेरे शिक्षण से लोग प्रभावित होते थे। ऐसी बात नहीं है कि अभी, शुरू से ही मैंने देखा है कि प्रभावित होते थे और मुझे भी अच्छा लगता था कि जो मैं पढ़ाती हूँ उससे बच्चे सीखते हैं। और बच्चे ही नहीं सीखते हैं, मैं भी बच्चों से सीखती हूँ। मैं एक शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मैं क्लास 2 में पढ़ा रही थी। एक बच्ची का नाम था असमत जहाँ, और उस समय मैं जस्ट मैट्रिक पास करके वहाँ गई थी। तो उस समय मुझे असमत का पता नहीं था कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं उस बच्ची से ही पूछी कि बताओ तुम्हारा नाम असमत है, इसका क्या अर्थ है। तब उस बच्ची ने कहा था कि इसका अर्थ होता है इज्जत, लाज। तो इस तरह से बच्चों से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, अभी जैसे डिजिटल ज़माना है, हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं था। मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर का नाम ये सब हम लोग जानते नहीं थे। लेकिन अभी कोरोना काल में डिजिटली रूप से मुझे, मेरे छोटे बेटे ने मुझे मजबूत बनाया। अभी मैं यूट्यूब के माध्यम से अपना ई कंटेंट भेजती हूँ, ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। ये सब मुझे मेरे छोटे बेटे ने बताया। और विद्यालय में भी कभी कभी मैं अपने विद्यार्थियों से पूछती हूँ और सीखती हूँ। तो सीखना जो है वो ऐसी बात नहीं है कि वो बड़े ही कर सकते हैं, गुरु ही करा सकते हैं, कहीं से भी सीखा जा सकता है। और यही बात मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि कहीं से भी अगर आपको कोई अच्छा ज्ञान मिल रहा हो तो आप उसे सीखिए। वहाँ पर छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए। और प्रकृति तो सबसे अच्छी शिक्षक है। आज बच्चे टीवी, सोशल मीडिया द्वारा विभिन्न तरह की चीजों से अवगत हो रहे हैं, जिससे अब संस्कृति का विकास बच्चों में तेजी से हो रहा है। बड़ों का आदर करना, दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, बोलचाल की कैसी भाषा हो, इन सबों का विकास माता पिता के साथ साथ शिक्षक भी करते हैं। आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में नैतिकता और संस्कार कहीं छूटती जा रही है। इसी बात पर जोर देते हुए डॉक्टर आशा रानी बच्चों में नैतिकता और संस्कार का विकास करने का प्रयास निरंतर करती हैं, जिससे वे एक अच्छा इंसान बनकर अपने घर के, देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, जैसे कि बच्चे बोलने में झिझकते हैं या कक्षा में जब पढ़ाई होती है तो सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आती है।
तो जो बच्चे समझ जाते हैं वो तो बोलते हैं यस मैम समझ में आ गया, उनके देखा देखी हुए बच्चे भी यस मैम बोल देते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। वे सोचते हैं कि अगर मैं बोलूँगा या बोलूँगी कि मुझे समझ में नहीं आया तो हो सकता है टीचर डांटे या सहपाठी लोग मजाक उड़ाए। तो इस झिझक को ख़त्म करने के लिए मैं बच्चों के सामने श्लोक रखती हूँ, कभी प्रार्थना सभा में, कभी चेतना सत्र में, कभी कक्षा में भी। वो श्लोक मैं बोलना चाहूँगी। धन्य धन्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, धन्य धन्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसका तात्पर्य है कि विद्या ग्रहण करने के समय धन्य धान्य प्रयोगेषु, धनार्जन करते समय, जीवन जीने के लिए धन की महती आवश्यकता होती है। बिना धन का हमारा जीवन चलेगा नहीं। तो धनार्जन करने के लिए हमें लज्जा, शंका और झिझक का त्याग करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम छोटा है, हम नहीं करेंगे, वो ऐसा है वैसा है। जो भी काम मेहनत से किया जाए, कोई भी काम अगर मेहनत से किया जाता है तो उसमें किसी बात की लज्जा नहीं आनी चाहिए। तो धनार्जन करने में, मेहनत से कोई भी काम करने में हमें झिझक नहीं होनी चाहिए। लज्जा और भय का त्याग करना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक धनार्जन करना चाहिए। आहार करने में, भोजन करने में अगर हम लज्जा करेंगे, संकोच करेंगे, मान लीजिए कहीं गए हैं, भोजन मिला, हम खाए, पेट नहीं भरा, तो हम संकोचवश अगर नहीं मांगे कि मुझे और चाहिए तो हम भूखे रहेंगे और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो वहाँ पर भी हमें लज्जा और शंका का त्याग करना चाहिए। व्यवहार करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं, कोई गुरु से या कहीं से कुछ आपको सिखाया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर आपको पूछने में झिझक नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पूछेंगे तो टीचर डांटेंगे या दूसरे लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे, वहाँ पर भय करेंगे, लज्जा संकोच करेंगे, तो आप अपनी शंका का समाधान नहीं कर पाएंगे और आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। व्यवहार करने में भी हमें भय का त्याग करना चाहिए, तभी हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षण कार्य के साथ साथ संस्कृत को बच्चों तक आसानी से पहुंचाने का कार्य भी डॉक्टर आशा रानी निरंतर करती आ रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने बच्चों के लिए संस्कृत में प्रश्नावली के साथ साथ विभिन्न पुस्तकों के लेखन कार्य भी किए हैं, जिससे बच्चों तक संस्कृत आसानी से पहुंचाया जा सके। उनके लिखे हुए बहुत सारे पुस्तक बच्चों तक पहुंच गए हैं, जिनका लाभ बच्चे उठा रहे हैं। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए ऐसी बात नहीं है कि मैं केवल विद्यालय में पढ़ाती हूँ। मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है और इसके माध्यम से क्लास 6 से लेकर 12 तक, ऐसे तो विद्यालय में मैं 9 से 12 तक पढ़ाती थी पहले, जब 9-10 के टीचर यहाँ पर नहीं थे। अभी 9-10 की TGT टीचर आ गए हैं, इसलिए मैं अभी 11-12 को पढ़ा रही हूँ। लेकिन कोरोना काल से ही मैं शुरू की हूँ कि क्लास 6 से 12 तक ऑनलाइन क्लास भी लेती हूँ और मैंने ई कंटेंट भी बनाया है सभी पाठों का 6 से 12 तक, और उसे मैंने अपने YouTube चैनल में डाला है। और उसमें डालने के परिणाम ये हुआ कि उससे न केवल हमारे विद्यालय के विद्यार्थी बल्कि दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी और टीचर, अभिभावक सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने JCRT की लेखन समिति के साथ मिलकर कक्षा 6 से 12 तक का संदर्भ पुस्तक लेखन कार्य किया है, प्रश्न बैंक का निर्माण किया है, रोड सेफ्टी पर भी मैंने पुस्तकें लिखी है, लर्नेटिक ऐप के लिए भी प्रश्न बैंक तैयार किया है, और मैं अपना स्वयं का बुक भी अभी लिख रही हूँ, जिसमें मैं यह बताने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है कि बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए संस्कृत से जुड़ना ही होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि संस्कृत के अलावे दूसरे विषय इसकी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन संस्कृत जो हमारा है वो हमारी प्राचीन भाषा है और हमारी भारत की सभ्यता संस्कृत इसी में निहित है। प्राचीन काल में संस्कृत के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी और उस समय नैतिक मूल्यों का विकास भी किया जाता था।
बच्चों को ये बताया जाता था, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा। इस तरह के श्लोकों के माध्यम से बच्चों में जीवन मूल्यों का विकास किया जाता था। अभी क्या देखा जा रहा है कि अधिकतर बच्चों में संस्कार और नैतिक मूल्यों की कमी देखी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के वैसे बच्चे जो स्कूल जाने से डरते थे या अपने अपने खेतों में काम करते थे, उन सबको प्रेरित कर स्कूल तक लाने का काम भी डॉक्टर आशा रानी कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों को बातचीत करने की, किसी भी सवाल के जवाब देने की भी विभिन्न गतिविधियों द्वारा तैयार कर रही हैं, जिससे बच्चों के अंदर झिझक खत्म हो और वह अपने मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब पा सके, जिससे उन्हें किसी भी विषय में परेशानियों का सामना न करना पड़े। संस्कृत ही नहीं, विज्ञान के छात्र भी इनके साथ उनकी गतिविधियों में शामिल होकर बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैम, हम लोग साइंस स्ट्रीम के होने के बावजूद भी मैम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे असेंबली के टाइम मैम हम लोग को कथा के माध्यम से, गीत के माध्यम से बहुत कुछ सिखाती है। हमारे जो मैम है, जो हमें संस्कृत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। प्रार्थना सभा में गीत के माध्यम से, सुविचार के माध्यम से बहुत कुछ हमें संस्कृत के बारे में बताती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा जोश आता है जब पढ़ाई में हम लोग काम कर सके, पढ़ाई कर सके। मैम को जो ये अवार्ड मिला है, जो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग पूरे झारखंड में ये गर्व की बात है कि हम लोग की मैम को एक अवार्ड से संबोधित किया गया है। अहम एक छात्रा अस्मि, अहम द्वादश कक्षायां पठामि, अहम +2 उच्च विद्यालये चंदनक्यारी प्रांते पठामि, मह्यम संस्कृतम अति रोचते, जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। मैम हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाती है। पहले हम लोग को संस्कृत नहीं आता था, मैम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को संस्कृत सिखाती है, और सिर्फ एक विषय के रूप में भी नहीं, ऐसे भी हम लोग को सामान्य ज्ञान देती है संस्कृत का, और संस्कृत के बारे में बहुत कुछ बताती है। मैम हम लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है। पहले हम लोग को संस्कृत तो उतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आता था, लेकिन मैम अपने गीतों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से समझाती है हर एक पाठ को। और ऐसे भी नहीं, नैतिक शिक्षा के लिए भी मैम बहुत अच्छा व्यवहार के लिए बताती है, बहुत सारी एक्टिविटी भी करवाती है, और उससे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को भी मिलता है। जैसे कि मैम एक बार हाथ धोने की विधि बताई थी कि हाथ कैसे धोया जाता है, वो भी अपने गीतों के माध्यम से बताई थी उससे। और हम अपने छोटे भाई बहन को भी वो सिखाते हैं, वो सब वीडियो अभी भी यूट्यूब से सबको मिल सकता है, बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या होता था ना कि स्टेज में जाने में इतना डर लगता था ना, माइक में बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन मैम बोली कि नहीं, बोलोगी तभी सब कुछ जानेगा, सबके बीच में बोलना ज़रूरी है, बोलना भी चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात में ये भी सिखाया कि इसका अर्थ होता है माता पिता का सम्मान करना और उसके सदा सत्कार करना। मेरी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, ये सबको पता है, पर हमें हमारी क्लास में आकर हमेशा हमें ये वो बताने की कोशिश करती है कि हमारे भविष्य में जो होगा वो हमारे हाथ में ही है। इसे हम अच्छे से अभी पढ़ें, अभी संस्कृत से जो हमें आज बहुत अच्छा है, एक व्यवहार में लाने के लिए बोला जाता है। मैम हमें हमारी जो कुछ भी काबिलियत नहीं है उसे बताती है कि तुम्हारा जो काबिलियत है उसे ढूंढो अपने अंदर से। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अपने सहकर्मी का साथ मिलना जरूरी होता है, और वैसी स्थिति में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम एक सरकारी तंत्र में कार्य करते हों। डॉक्टर आशा रानी के विभिन्न गतिविधियों में स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं का सहयोग पूर्णतः इन्हें मिलता रहता है। इनके द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों में सब लोग जुड़कर इनका साथ देते हैं, जिससे किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया जाता है। हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं। उनमें से एक हमारी शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी मैडम भी है, और मैडम एक सक्रिय शिक्षिका में उनका बहुत ही बेहतर योगदान है। विद्यालय के प्रार्थना सभा से लेकर अंतिम चेतना सत्र तक अपना योगदान देती हैं।
और ऐसा ही नहीं, एक उन्हें हमारे बीच में एक बेहतरीन शिक्षिका का रोल अदा करती है। हमारे विद्यालय की गतिविधियां यदि देखें, सुबह 9 बजे से 3 बजे है, लेकिन मेरा विद्यालय 8:45 में खुल जाता है। बच्चे 8:45, 8:50 तक पहुंच जाते हैं। प्रार्थना सभा ठीक 9 बजे हमारे शुरू होती है और 9:15 से 9:20 तक इसकी समाप्ति हो जाती है। पहली घंटी 9:25 में लगती है। सारी कक्षाएं चुस्त दुरुस्त है। सभी शिक्षकों का सहभागिता मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ, तो ये तो है ही। रही बात मैडम हमारे विद्यालय की गर्व है। राष्ट्रपति से पुरस्कृत, राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत, बच्चों के प्रति भी बहुत ही संवेदना रखती है। संस्कृत के प्रति उनका रुचि बढ़ाती है। ऐसा ही नहीं, बच्चे भी संस्कृत में अभी जैसे गुड मॉर्निंग के जगह वे लोग सुप्रभातम, नमो नमः जैसे वर्ड, हम लोग को भी बहुत सारा ऐसा संस्कृत वर्ड है जो मैडम के माध्यम से जानने का मौका मिला। मैडम संस्कृत के लिए एक कमरा स्पेशल रखी है जिसमें संस्कृत के बहुत सारे श्लोक और बच्चों को ज्ञानवर्धित करती हैं। साथ ही हमारे और भी भाषा के जो शिक्षक हैं वे लोग भी अपने अनुसार लगे रहते हैं। विद्यालय में जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट है उसके तहत बहुत सारी गतिविधियां हैं और गतिविधियों में चेतना सत्र भी है जिसमें विभिन्न प्रकार की कार्य, उसका एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में हम लोग काम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के लिए स्कूल परिसर में ही लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, जहां अनेकों पुस्तक विभिन्न विषयों के रखे गए हैं, जिससे वैसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें पुस्तक उपलब्ध कराया जा सके। स्कूल के छात्र लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर अपने घर 10-15 दिनों के लिए ले जा सकते हैं ताकि वह उस पुस्तक को अच्छी तरीके से पढ़ सके। लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों के साथ साथ संस्कृत के पुस्तक भी उपलब्ध हैं। मैं ज्वाइनिंग करने के बाद से मुझे कार्यभार मिला है कि लाइब्रेरी का थोड़ा देख रेख करें। बच्चे यहाँ पर रोज़ाना प्रतिदिन आते हैं और किताबें लेकर के प्रतिदिन अनुशासित होकर के बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर व्यवस्था भी ये है कि बच्चे किताब भी घर ले जा सकते हैं। 10 दिन 12 दिन बच्चे पढ़ करके एंट्री होती है कि कौन सा बच्चा किताब क्या ले गया और फिर बच्चे पुनः किताब लौटा देते हैं। रही बात स्कूल में शिक्षिका, जो पीजीटी शिक्षिका आशा रानी मैडम है, वो बच्चों को बहुत ही बढ़िया से ढंग से पढ़ाती है और उनका लाइब्रेरी में आना जाना रहता ही है और वे अक्सर आती है लाइब्रेरी में, बच्चों को समझाती है संस्कृत के बारे में। मैं भी संस्कृत के बारे में बच्चों को बहुत ही समझाता हूँ कि संस्कृत पढ़कर आगे क्या उसकी ये है कि आप अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको आगे जाकर के आपको नौकरी की कमी नहीं होगी, है ना। संस्कृत में इतना ऑप्शन खुला हुआ है, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़ा सा उनसे ध्यान, संस्कृत से ध्यान भटक गया है। इसलिए आशा रानी मैडम के साथ मैं सुकांत कुमार घोषाल, पीजी संस्कृत शिक्षक, बच्चों को संस्कृत के प्रति जागरूक कर रहा हूँ ताकि बच्चे अधिक से अधिक बच्चे 11, 12, 9, 10 में संस्कृत ले और संस्कृत के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। डॉक्टर आशा रानी के शुरुआती दिनों से उनके सहपाठी भी शिक्षिका के रूप में उनके साथ कार्य करती रही हैं और इनके जीवन काल से भली भांति परिचित हैं, जिन्होंने इन्हें विभिन्न परेशानियों, कठिनाइयों से लड़ते हुए आगे बढ़ते देखा है। आशा मैडम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, इससे हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और 2019 से मैं यहाँ पे पोस्टिंग हूँ, तो तब से मैंने आशा मैडम को देखा है और हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और बच्चे को सरल तरीके से सिखाने का कोशिश करती हैं और उनसे हम लोग को भी प्रेरणा बहुत ज़्यादा मिलता है। और मैंने अक्सर उनको देखा है कि हर गतिविधि को उन्होंने खास कर खेल के माध्यम से और गाने के माध्यम से उन्होंने सिखाया है बच्चों को, और बच्चे भी खेल और गाने के माध्यम जो होता है उसमें बहुत इंटरेस्टेड लेते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं और उसमें अच्छा भी लगता है और बच्चे उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख भी जाते हैं।
और आशा मैडम से हम लोग को भी प्रेरणा बहुत मिलती है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, हर चीज़ में बहुत अच्छी तरीके से वो करती हैं। और संस्कृत विषय में भी बच्चे बहुत अच्छे, उनकी वजह से इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत बच्चे कम संस्कृत को लेने लगे थे, लेकिन उनकी जो एक माध्यम था, सिखाने का तरीका था, वो थोड़ा अलग था। विशेष तरह से सिखाती थी, जैसे गाकर हो या डांस के माध्यम से हो, या फिर जैसे बच्चे जिस तरह से समझें उस तरह से समझाने का वो कोशिश करती थी। जैसे बंगला भाषा यहाँ के बच्चे ज़्यादा जानते हैं, तो बंगला को वो संस्कृत को बंगला में करके वो बच्चे को सिखाती थी, और अच्छा लगता था। जो हम लोग हिंदी की शिक्षिका, तो हम लोग को भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलता था, और हम लोग कोशिश करते थे कि मैडम जैसा कर रही है वो ऐसा हम लोग भी करें, और हम लोग भी सीख जाते थे उनसे बच्चे के साथ साथ। और उनकी बहुत अच्छी ये एक्टिविटी है, जैसे प्रार्थना सभा में भी वो मैडम सब बच्चे को अनुशासित करती हैं, और अच्छा सीनियर टीचर हैं तो वो सब बच्चे को गाइडलाइन करती हैं, और उससे बहुत कुछ सीखने को हम लोग को भी मिलता है। और यहाँ पूरे क्षेत्र में क्षेत्र का ही नाम रोशन हो गया है। मैडम को जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं, और बच्चे के अंदर भी कुछ अच्छा करने का और मैडम को देखकर सीखने का, खास करके लड़कियां भी कहती हैं कि हमको आशा मैडम जैसा बनना है और आशा मैडम जैसा करना है, और हम लोग को भी करना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बचपन में हमें माता पिता बहुत कुछ सिखाते हैं, जिससे हम सहज और सुलभ तरीके से लोगों के साथ व्यवहार कर सकें। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में बहुत से ऐसे क्षण आते हैं जब वह किसी न किसी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता है। चंदन क्यारी विद्यालय में विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा विभिन्न विषयों को पढ़ाया जाता है, चाहे संस्कृत की बात हो या हिंदी की। किसी भी भाषा के शिक्षक से हमें प्रेरणा लेकर बच्चों के हित में कार्य कर सकते हैं। यहाँ का स्कूल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। मेरे साथ एक शिक्षिका हैं जिनका नाम है डॉक्टर आशा रानी। उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये हमारे स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा स्कूल का नाम ना कि झारखंड में, दिल्ली तक गया, पूरे भारत में इनका नाम हुआ। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और यह सम्मान इनको मिला है, जो भी मिला है सम्मान, वो बहुत सही व्यक्ति को मिला है। बहुत स्कूल के लिए बहुत कुछ की हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, संस्कृत की शिक्षिका हैं। और इनको हम अभी से नहीं, बहुत पहले से 2010 से ही जानते हैं, और इनके साथ काम करना अच्छा लगता है। बच्चों के साथ इनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। झारखंड में विभिन्न जनजातीय भाषाओं को आज स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिसमें हो, पंचपरगनिया, खोरठा के साथ साथ हिंदी और संस्कृत की भी पढ़ाई होती है। स्कूलों में बच्चों को उनके द्वारा चयन किए गए विषय के लिए अलग अलग विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे ही एक शिक्षक जिनका चयन हो भाषा पढ़ाने के लिए किया गया है, वे भी संस्कृत की शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी के विभिन्न पढ़ाने की गतिविधियों से प्रेरणा लेकर बच्चों को हो भाषा पढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। आशा मैम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने पर हम लोग को बहुत खुशी हुई। एक पिछड़े इलाके से वहाँ तक पहुँचना बहुत उपलब्धि की बात है। और आशा मैम हमेशा प्रेयर में कुछ प्रेरक प्रसंग या कुछ मॉरल चीज़ें हमेशा बताती रहती हैं। और जब से वो यहाँ हैं तब से संस्कृत का बहुत, यहाँ बांग्ला भाषी क्षेत्र होने के कारण सब संस्कृत में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और संस्कृत में बहुत बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं अब। और मैम का हर क्षेत्र में लगभग इन्वॉल्वमेंट रहता है, इन्वॉल्व रहती हैं और कुछ न कुछ करने का प्रयास करती रहती हैं। तो आशा मैम को इसलिए उनका हर जगह एक्टिविटी, हर स्टेज पे हर एक्टिविटी में उनका पार्टिसिपेशन रहता है, और वो कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करती हैं। और आती जाती रहती हैं, और भी नया नया चीज़ें सीख के आती हैं, कुछ नया चीज़ें हम लोग को भी बताती रहती हैं। इस तरह से वो कुछ न कुछ एक्टिविटी उनका चलता रहता है स्कूल में। बच्चे भी इससे लाभान्वित होते हैं। कुछ न कुछ नई चीज़ें जो राज्य में हो रही हैं, राज्य स्तर पर हो रही हैं, उसमें वो लोग बच्चों को भी जानकारी होती है और टीचरों को भी जानकारी होती है। तो सब कुछ मतलब हम लोग अपडेट रहते हैं थोड़ा सा उनके माध्यम से और ऊपर तक। डॉक्टर आशा रानी को उनके शिक्षण कार्य के लिए विभिन्न अवार्डों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख वर्ष 2020 में राज्य शिक्षक में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चयन किया गया।
इसके बाद वर्ष 2024 में इन्हें महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षक दिवस में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें देश के अलग अलग प्रांत के 50 शिक्षकों का चयन किया गया था। उनमें झारखंड से एकमात्र शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी का चयन किया गया। देखिए, मैं जो कार्य कर रही हूँ या करती रही हूँ, तो मैं कभी ये सोचकर कार्य नहीं की हूँ कि मुझे कोई अवार्ड मिले। हमेशा मेरी सोच यही रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन मैं कार्य करती गई, लोगों को मेरा कार्य पसंद आया, लोग इसकी सराहना किए। ये लोगों का बड़प्पन है, शिक्षा विभाग की ये महानता है। उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा, इसे सराहा, मेरे कार्यों को सराहा और मुझे इस पुरस्कार के योग्य समझा। इसके लिए तो सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग, अपने विद्यालय, विद्यार्थियों, सहकर्मियों, अपने माता पिता, गुरुजन, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं के सपोर्ट से, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। ईश्वर की कृपा तो हमेशा बनी रही ही। इसमें मेरे माता पिता का भी अहम रोल है, क्योंकि अभी तो मेरे माता पिता जीवित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जीते जी मेरे अंदर उत्साह का, परिश्रम करने का बीजारोपण कर दिया था। और उन्हीं के प्रेरणा से, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से मैं यहाँ तक बढ़ गई। और जब मेरे नाम की घोषणा हुई इस पुरस्कार के लिए, तो उस दिन मेरा हृदय जो है, मेरा मन सबके प्रति कृतज्ञता से भर गया, क्योंकि जिन लोगों के सपोर्ट से, सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इस पुरस्कार ने मुझे और भी प्रेरित किया कि मैं और भी इससे बेटर कार्य आगे करूं, इससे बेहतर मैं आगे करूं। इसके लिए मैं अधिक और प्रेरित हुई हूं। डॉक्टर आशा रानी भविष्य में बहुत सारी योजनाओं के साथ कार्य कर रही हैं, जिससे गरीब तबके के बच्चों की रुचि संस्कृत की ओर आकृष्ट हो। वैसे बच्चे जिन्हें संस्कृत बहुत मुश्किल भाषा लगती है, उन्हें वह सरल और सुगम तरीके से पढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जोड़ रही हैं। आज चंदन क्यारी के 10+2 हाई स्कूल में ऐसे संस्कृत के विद्यार्थी हैं जो न कि संस्कृत बल्कि अलग अलग भाषाओं को फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं। इन सब का श्रेय डॉक्टर आशा रानी को जाता है। जो सज्जन लोग होते हैं, उनको अगर अतिरिक्त समय मिला तो वो काव्य शास्त्र की चर्चा करके, अच्छी अच्छी बातें बोलकर अपने समय को व्यतीत करते हैं, कुछ सीख कर, नया कुछ सीख कर। लेकिन वही समय अगर दुर्जन व्यक्ति को मिला है, तो वो उस समय क्या करते हैं, दुर्व्यसन में अपने समय को गंवा देते हैं। या तो निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, या सो जाते हैं, यानी कि व्यर्थ में अपने समय को गंवा देते हैं। तो बच्चों से मैं कहती हूँ कि आप लोग स्वयं तय करिए कि आप लोग क्या हैं, किस तरह से अपने समय को व्यतीत करते हैं। इस श्लोक को बोलने के बाद, बताने के बाद 100% तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अधिकतर बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। और मैंने देखा है कि जब टीचर क्लास में नहीं होते हैं तो बच्चे बैठकर स्वाध्याय करते हैं, या 2 जन मिलकर पढ़ाई का डिस्कशन करके अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो असर होता है, 100% अचानक से नहीं, लेकिन बोलने से असर होता है। तो कोई भी बात अगर हम बोलकर बच्चों को बोलते हैं, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि सस्वर वाचन के द्वारा और गीत के द्वारा। बच्चों को विद्यार्थी लक्षण बताना है, तो इसके लिए भी बहुत सारे श्लोक हैं। संस्कृत में हर विषय से संबंधित एक से एक श्लोक हैं। आवश्यकता है उसे ढूंढकर निकालने की, और वही काम मेरे द्वारा किया गया है। तो जब लक्षण बताना हो बच्चों का, तो उसके लिए भी श्लोक है। काके चेष्टव को ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। काकचेष्टव को ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च। अल्पाहारी गृह त्यागी, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थियों को मैं बताती हूँ कि विद्यार्थी वही होते हैं जिनमें विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल विद्यालय की पोशाक पहन लेने से, बस्ता किताब का ले लेने से लोग विद्यार्थी हो गए, ऐसी बात नहीं है।
अगर आप में विद्यार्थी के लक्षण हैं तभी वास्तव में आप विद्यार्थी हैं। इस बात को बच्चे ना बहुत ध्यान से सुनते हैं। क्या अच्छा ऐसी बात है कि हम लोग विद्यार्थी नहीं हैं? तो ध्यान से सुनते हैं कि बात कि क्या क्या लक्षण होते हैं। तो बताती हूँ कि पहला है काक चेष्टा, यानी कि कौवे की तरह चेष्टा। कौवा हमेशा चेष्टारत रहता है कि कहाँ से उसे भोजन मिलता है, कहाँ कुछ मरा हुआ जानवर है तो वो खाने के लिए उसमें झपट पड़ता है। बको ध्यानम, बगुला जो है एकाग्र चित्त होकर जल में ध्यान लगाता है और जैसे ही वो मछली उसको दिखाई पड़ती है वो तुरंत झपट कर उसे ले लेता है। तो विद्यार्थियों को भी बगुले के समान एकाग्रचित होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। विद्यार्थियों का लक्ष्य है पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना, तो उसमें अगर आपका ध्यान रहेगा तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्वान निद्रा, यानी कि कुत्ते के समान नींद। कुत्ता सोता जरूर है लेकिन वो बहुत ही चौकन्ना होकर सोता है। जैसे ही कहीं से कोई आहट सुनाई पड़ती है वो तत्काल उठकर बैठ जाता है। तो विद्यार्थी को भी मतलब चौकन्ना होकर सोना चाहिए। यहाँ पर ये बात नहीं है कि सोना ही नहीं चाहिए, सोना चाहिए, पर्याप्त नींद भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये श्लोक सुनकर आप लोग ऐसा ना सोचें कि अब हमें जगे रहना है, सोना है लेकिन चौकन्ना रहना है। कोई अगर आवाज़ दे तो आवाज़ सुनकर उठना भी, तत्काल उठना भी चाहिए। अल्पाहारी, यानी कि कम भोजन करना। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि कम भोजन करना चाहिए। बच्चों, अल्पाहारी कहने का तात्पर्य है कि हमें उचित भोजन करना चाहिए, उचित मात्रा में करना चाहिए, उचित समय पर जो खाना चाहिए वो खाना चाहिए, सुपाच्य भोजन खाना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। एक विद्यार्थी होने के नाते मान लीजिए हम गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं। गरिष्ठ भोजन खाने से आलस्य घिरता है और विद्यार्थियों के लिए आलस्य जो है वो शत्रु के समान होता है। कहा भी गया है आलस्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः, माने आलस्य जो है वो शरीर के लिए शत्रु के समान है। विद्यार्थियों में आलस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पौराणिक काल से संस्कृत हमारी भाषा रही है। सुख हो या दुख, किसी भी भाव के लिए संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं जो बच्चों तक उनके शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी उन्हें पहुंचाती हैं और उसका अर्थ उन्हें बताती हैं। भारतीय संस्कृति में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें नैतिकता और संस्कार की बात की जाती है। हम लोग का स्कूल में आसाम को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, इसके लिए बहुत हम लोग का खुशी हुआ है। और आशा मैडम इस विद्यालय में कोई भी एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से परिचालना करते हैं और वो निरंतर लगे रहते हैं और बच्चा को भी काफ़ी अच्छे से प्रेरित करते हैं। किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोग्राम हो, उनको बहुत अच्छे से परिचालन करने में सक्षम है आशा मैम। और विषय के बारे में भी वो बच्चे को बहुत अच्छे से, कोई छोटा चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं और बच्चे भी इससे काफ़ी खुश रहते हैं। और खास करके ये आशा मैम को ये चंदनकारी विद्यालय में बच्चे लोगों के साथ तथा इस क्षेत्र में आशा मैम का काफ़ी परिचित है कि उन्होंने बच्चे को हर एक्टिविटीज़ को अपडेट रखते हैं। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे शिक्षक जो प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हें वेल्डन इंडिया की ओर से शत शत प्रणाम है। वह लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी रहें, लोग उनसे प्रेरणा लेते रहें और इसी तरह हमारे पौराणिक काल की भाषा संस्कृत का उद्धार करती रहें, बच्चों में नैतिकता और संस्कार का विकास करती रहें। संस्कृत हमारी परंपरा से जुड़ी हुई भाषा है। हमारे संस्कार और नैतिक विचार संस्कृत के साथ जुड़ी हुई है। इस भागदौड़ में हमसे कहीं हमारी संस्कृति छूट रही थी, परंतु ऐसी शिक्षिका जो बच्चों में संस्कृत से हमारी संस्कृति और नैतिकता के लिए प्रेरित कर रही हैं, उनके इस प्रयास से और भी लोग प्रेरणा ले रहे हैं। आज के इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए लेते हैं विदा, नमस्कार।